नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों का वाचन करेंगे। ये भाग 2 है। ये सभी कथन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम इसका वाचन कर महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन भाग 2। पहला कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। मानो इन क्षेत्रों के वे कोना कोना झांक आए हैं। दूसरा है, सूरदास किसी आती हुई गीति परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। नेक्स्ट है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा था। इनके यानी मीरा के इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है, कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। अगला है, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। अगला कथन है, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जिन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित और सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनावों। अगला है, वास्तव में इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने आते हैं। अगला है, केशव केवल उक्ति व चित्र व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन में नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ न थी। प्रबंध काव्य रचना के युग न तो केशव के अनुभूति थी न शक्ति। अगला कथन है, आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जावादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये घनानंद के विषय में कहा गया है। अगला कथन है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। नेक्स्ट है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। अगला कथन है, आलोचक का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। नेक्स्ट है, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, ये दूसरी बात है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी न उनके जीवन काल में था न अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। अगला है, भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अनन्याय
अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। नेक्स्ट है, छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला है, आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल ने काव्य को कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। अगला कथन है, शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। अगला कथन है, कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। प्रत्यय बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। अगला है, भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासक का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। अगला कथन है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अगला कथन है, इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। नेक्स्ट कथन है, हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। रस मीमांसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कबीर की तरह आक्रामक दिखाई देता है। ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला है कि चार हाथ वाला, अरबी बोलता है कि संस्कृत, मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि आसमान की ओर हाथ उठाने वालों से, इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है, उनके संबंध में जो पौराणिक कथाएं और कल्पनाएं हैं, वे अब काम नहीं दे सकती। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत के तहत साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उसके समाजोन्मुख रूप पर बल दिया। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने लिखा, विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है। सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग हैं, अंग भी ऐसे कि चेतन हो गए हैं। अतः समष्टि में उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके एक अंग होकर अपने आप में उसका हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ये कथन थोड़ी बड़ी है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये पूरे कथन नहीं आएंगे, इसमें से जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको निकाल के दे दिया जाता है। अगला है, रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है, दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुँचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं,
और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। अगला कथन है, ऐसी तुक्ष वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। अगला कथन है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। अगला कथन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुँचते हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। नेक्स्ट है, रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से निकाले जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों ने जैसा चारों ओर से जकड़ा वैसा और कहीं के कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालना है। अगला कथन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की उपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। ये भी कथन बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला है, छायाबद्ध नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस कारण प्रसन्नोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। अगला कथन है, पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। अगला है, जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। अगला कथन है, करुण रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में
होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। अगला कथन है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। महत्वपूर्ण है ये। अगला है, सौंदर्य न तो मात्र चेतना में होता है और न ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्यानुभूति होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, विफलता में भी एक निराशा विषपन्न सौंदर्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, रामविलास शर्मा ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री अस्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी है। अगला कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है, आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग और तीव्र तथा पैना हो गया है, घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह। अगला कथन है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के संबंध में आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है। अगला है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुक्ल पड़ता जा रहा था। अगला कथन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा प्लीज भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। अगला है, शब्द शक्ति रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। अगला कथन है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। अगला कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह रस में मानसा से है और महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। अस्थायी साहित्य में परिणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यच्छेदन होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला कथन है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के अनिवार्य हैं। अगला कथन है, यद्यपि इन्होंने यानी दूल्हा कवि ने
छोटा सा अलंकार ग्रंथ लिखा, परंतु इनकी प्रसिद्धि सरस और मधुर युक्तियों के कारण है। इनमें यानी सोमनाथ जो कवि हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, इनमें भावुकता व सहृदयता पूरी थी। इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी रचनाओं में अनुयोक्ति एवं कल्पना की मार्मिकता परिलक्षित होती है। अगला कथन है, रीतिकालीन कवि होते हुए भी देव रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृति का विरोध किया। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। अगला कथन है, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। ये देव की जितने भी कथन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है, रस परिपाक और व्यंग की दृष्टि से प्रताप शाही का काव्य विशिष्ट है। प्रताप शाही के उपरांत रीतिकाल में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता है। अगला कथन है, ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। अमीरदास के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अगला कथन है, भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। अगला कथन है, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। नेक्स्ट है, यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। अस्थाई साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेदन होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है यह कथन। अगला है, भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। अगला है, इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का रहा और उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का रहा, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है, भाव उनके लिए मन की वेग युक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेष का नाम भाव है। मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। अगला कथन है, काव्य के संबंध में भाव और कल्पना, ये दो शब्द बराबर सुनते सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनों समकक्ष हैं या इनमें कोई प्रधान है। यह प्रश्न या इसका उत्तर जरा टेढ़ा है, क्योंकि रस काल के भीतर इसका युगपद अन्योन्याश्रित व्यापार होता है। अगला कथन है, इसके लिए सूक्ष्म विश्लेषण बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। अगला है, जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास का जो सर्वोच्च आसन है, उसका कारण यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है, पर प्रेम वंदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। अगला कथन है, यह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का तथा नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन के संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य यह झांकी अपूर्व है। नेक्स्ट कथन है, शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के समकक्ष ही सूरदास को माना है। यदि हम मनुष्य जीवन
के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं है। अगला कथन है, किसी साहित्य में केवल शहर की भद्दी नकल से अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी हो जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। अगला कथन है, हिंदुओं के स्वातंत्र्य के साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी है। अंतः पर गहरी उदासी छा गई थी। हृदय की अन्य वृत्तियों के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। भगवान के यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय थे, केवल प्रेम था, पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में वह उपयोगी हुआ। अगला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला कथन है, उनकी यानी अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में यहाँ आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज़ थी। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। वकृत कला का ओज एवं प्रवाह का चित्रात्मकता व मूर्तिमत्ता इनकी शैली के दो विशिष्ट गुण हैं। संक्षेप में अति अल्प मात्रा में निबंधों का लेखन करते हुए भी अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी निबंध कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला कथन है, रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनको एकदम असहाय है। शुक्ल जी इसी बात में बड़े हैं और इसी जगह उनकी कमजोरी है। अगला कथन है, भारतीय काव्यलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक से नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। अगला कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। अगला कथन है, कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं आई, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए।
अगला कथन है, भावों का छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। अगला कथन है, अष्ट छाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। हृदय प्रसार स्मारक स्तंभ काव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और हमेशा परीक्षा में आते रहती है। अगला है, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और भक्ति के रोग का नाम भक्ति है। धर्म रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में आते रहता है। अगला है, भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अगली पंक्ति है, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। ये आज की जो जितने भी कथन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। इस साल 2024 के जून में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कथन हैं जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला है, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। अगला है, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। और अंतिम है, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं हैं। ये तीनों इस बार के परीक्षा में आए थे और यहाँ हमने ऐड कर दिया है। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। हाँ, एक बात और है, इसमें कई कथन 1-2 बार आ गए हैं। इसके लिए आप चिंता न करेंगे, समझिएगा कि प्रैक्टिस हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।